जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम ग्रुप डी के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 6 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 1 दिसंबर 2025 को जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी एक बिंब को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब दूरी v आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पे दर्पण फॉर्मूला लगाइएगा। 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v प्लस में 1/u ये होता है। आपको v ज्ञात करना है, u को इधर फेंक दो तो ये माइनस में चला जाएगा, तो आपके पास में क्या बनेगा, 1/v बराबर में क्या हो जाएगा, 1/f माइनस में 1/u। अब यहाँ पे कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। और जो आपका बिंब रखा जाता है या फिर ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो दर्पण के सामने रखा जाता है, और दर्पण के सामने की सारी दूरियां हैं वो अपन कैलकुलेट करते हैं नेगेटिव में। तो यहाँ पे u भी आपका होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव में होगा भी। तो इसके अंदर देखो भी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो ये माइनस आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 30 सेंटीमीटर दूर है वो आपका बिंब रखा गया तो ये माइनस का 30 हो जाएगा भी। ठीक है। अब यहाँ पे आप फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, दर्पण आपका फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, दर्पण के सामने आपका जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है। अब फॉर्मूले से आपको यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप करो। आपको पता है भी जब प्रतिबिंब, जब ऑब्जेक्ट है वो, अब ये देखो भी प्रतिबिंब ये आपका ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पे गया है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वस्तु है वो वक्रता केंद्र पे रखेगी। ये भी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया है, और वक्रता केंद्र पर रखा गया तो आपको पता है भी जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनता है भी। ठीक है। तो कहां पे बन जाएगा भी, 30 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर ही बन जाएगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक कंडीशन होती है अवतल दर्पण के अंदर, जब वस्तु को वक्रता केंद्र के ऊपर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनता है। इसका मतलब दर्पण आपका यहाँ पे है, ये रहा दर्पण, और इधर आपका क्या है, ये आपका फोकस हो गया और ये आपका वक्रता केंद्र सी हो गया। अब वस्तु को यहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब है वो यहाँ पे ही बनेगा, यानी इसके सामने। तो सामने की सारी दूरी अपन कैलकुलेट करते हैं नेगेटिव के अंदर, तभी आपका यहाँ पे जो मान आया है वो माइनस का 30 सेंटीमीटर आया है। और समान यानी समान साइज का बनेगा भी, प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के समान साइज का बनेगा। इट्स ओके। तो इसके अंदर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है भी। ठीक है। तो 15 है तो 30 हो जाएगी भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या है। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी 2018 में भी पूछा गया है भी। 2018 में किस टाइप से पूछा गया था, 2018 में ये पूछा गया था भी एकल कार्बनिक अम्ल कौन सा है। निम्न में से एकल यानी एकल कार्बनिक अम्ल कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी 2018 के अंदर। तो एकल कार्बनिक का मतलब हो गया भी जिसके अंदर कार्बन एक हो, जिसमें कार्बन एक हो। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखना भी फॉर्मिक अम्ल है ये आपका एकल कार्बनिक होता है, यानी एक ही कार्बन होता है इसमें। और फॉर्मिक अम्ल पाया किस में जाता है, तो चींटी व मधुमक्खी के डंक में,
और नेटल पादप होता है ना, नेटल पादप के डंक में क्या पाया जाता है भी, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ये चीजें आप ध्यान में रखना। देन उसके बाद में आपके पास में ये है, ये क्या है भी, ये आप बोलोगे सर ये तो एथेनॉल है भी, ये तो आपके पास में C2H5OH, ये आपका क्या है भी, एथेनॉल बोलते हैं जिसे, एथेनॉल है। और यही ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, तो इसमें 2 कार्बन आए हैं, 2 कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 5 और 1 6, और ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है। बात बराबर ही है, थोड़ा सा नाम चेंज है, बाकी ये एथेनॉल का ही फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, तो ये आपका एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है भी, ये आपका एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला आपने देखा होगा CH3COOH, ये आपका एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है। कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हाइड्रोजन 3 और 1 4, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ए ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी कार्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन मनुष्य में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जंतु ऊतकों को निरूपित करता है। यानी कौन से जो ऊतक यहाँ पे दे रखे हैं, कार्य के आधार पे आपको बताना है, कार्य के आधार पर मनुष्य में पाए जाने वाले ऊतक कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है भी। उपकला ऊतक मनुष्य में पाया जाता है, संयोजी ऊतक भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये आपका जनन ऊतक है वो मनुष्य के अंदर नहीं होता भी, ठीक है। उसके बाद में उपकला ऊतक है, ये पाया जाता है। पेशी ऊतक है, ये भी होता है। पेशी ऊतक है वो एक प्रकार से गति के लिए सहायक होता है, गति के लिए सहायक होता है। उपकला ऊतक वो आपका 4 प्रकार का होता है भी। आप 4 प्रकार के उपकला ऊतक पढ़ोगे, जिस प्रकार से एपिथेलियम ऊतक है, घनाभाकार ऊतक है, स्तंभाकार ऊतक है, और सत्रित सल्की एपिथेलियम ऊतक है, वो आप पढ़ोगे इस प्रकार से। एक पहला तो हो जाएगा सल्की ऊतक, ठीक है, और सल्की उपकला ऊतक। दूसरा इसका जो भाग होगा घनाभाकार उपकला ऊतक हो जाएगा। तीसरा जो इसका भाग होगा स्तंभाकार उपकला ऊतक हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा सत्रित सल्की उपकला ऊतक हो जाएगा भी, ठीक है। उसके बाद में पेशी ऊतक आपको बता दिया, गति के लिए सहायक होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार भी, गति के लिए कौन सा सहायक है, गति के लिए कौन सा ऊतक सहायक है, तो वहां पे पेशी ऊतक है वो गति के लिए सहायक होता है। लेकिन ग्रंथिल ऊतक है वो नहीं पाया जाता भी। ये जो आपका ग्रंथिल ऊतक है वो मनुष्य के अंदर नहीं पाया जाता है कार्य के आधार पर। उपकला ऊतक है पाया जाएगा, संयोजी ऊतक भी पाया जाएगा, लेकिन कंकाल ऊतक है वो यहाँ पे मनुष्य के अंदर नहीं होता भी, ठीक है। उसके बाद में उपकला ऊतक भी होता है, संयोजी ऊतक भी होता है, और पेशी ऊतक भी होता है, और तंत्रिका ऊतक भी होता है। तो ये सारे के सारे ऊतक है वो आपके मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 4 प्रकार का होता है। संयोजी ऊतक है वो आपका एक प्रकार से अस्थि ऊतक हो गया, अस्थि ऊतक है वो भी संयोजी ऊतक में आता है। और उस प्रकार से वसा ऊतक है वो भी आपका संयोजी ऊतक के अंतर्गत आ जाता है। देन उसके बाद में एक प्रकार से द्रव संयोजी ऊतक कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो रक्त है ना आपका, रक्त है, रक्त द्रव संयोजी ऊतक, अभी रक्त द्रव संयोजी ऊतक है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखना। उसके बाद में पेशी ऊतक है और तंत्रिका ऊतक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी नर जनन तंत्र में शुक्र वाहिका का मुख्य कार्य क्या होता है। भी नर जनन तंत्र है उसके अंदर है वो शुक्र वाहिका का मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपको बताना है। तो शरीर के तापमान को कंट्रोल करना, तो शरीर के तापमान को कंट्रोल करने का कार्य है वो रक्त का होता है। भी मनुष्य के अंदर है वो शरीर के तापमान को कंट्रोल करने का कार्य है वो रक्त का कार्य होता है। ये रक्त करता है भी, ठीक है, रक्त का कार्य होता है। हमारे हृदय है वो हमारा हृदय वो 4 भागों में डिवाइड होता है भी, ठीक है, 4 भागों में डिवाइड होता है। इसीलिए हमारे हृदय के अंदर है वो दोहरा परिसंचरण पाया जाता है भी, जिसके कारण है वो हमारा जो शरीर है वो बाहरी टेम्परेचर के ऊपर निर्भर नहीं करता भी। बाहरी टेम्परेचर इन बाहर अगर ये मान लो भी अगर गर्मी है तो हमारा जो शरीर का टेम्परेचर है वो गर्म नहीं होगा भी, ठीक है, क्योंकि उसको मेंटेन कौन करता है, रक्त करता है भी। देन उसके बाद शुक्राणु का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये आपका शुक्राणु का उत्पादन है वो अपन ये बोल सकते हैं वृषण के अंदर होता है भी। वृषण के अंदर है वो शुक्राणु का उत्पादन होता है। देन उसके बाद में शुक्राणु को अधिवर्षण से मूत्र मार्ग तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, तो ये आपका शुक्र वाहिका करती है भी। शुक्र वाहिका है वो शुक्राणु को, यानी अधिवर्षण क्या है, अधिवर्षण का कार्य क्या होता है, तो शुक्राणुओं को सक्रिय करना,
शुक्रा आप ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी शुक्राणुओं का सक्रिय स्थल किसे कहते हैं, तो अधिवर्षण को कहते हैं भी, इसे कहते हैं शुक्राणुओं का सक्रिय स्थल कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना, नोट करना इस चीज को। तो पहले शुक्राणु का निर्माण है वो वर्षण में होता है, देन उसके बाद में वर्षण से है वो अधिवर्षण के अंदर है वो उसको सक्रिय किया जाता है, और फिर अधिवर्षण से है वो शुक्राणुओं को ले जाया जाता है, और किसके द्वारा, शुक्रवाहिका के द्वारा, और वो कहाँ पे लेके जाती है, तो उसे मूत्र मार्ग तक पहुंचाने का कार्य करती है भी। ठीक है, उसके बाद में इसमें जो आपका सी ऑप्शन है वो आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी नेक्स्ट है, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर है वो परिक्रमण करते हैं, यादृच्छिक पथ पे करते हैं, सरल रेखाओं में करते हैं। देखो भी बोर है, बोर भाई साहब जिसे अपन बोलते हैं नील्स बोर आए थे भैया 1913 के अंदर, 1913 के अंदर आए थे। और पहले सबसे पहले है वो जे थॉमसन आए थे 1904 के अंदर। जे थॉमसन है वो 1904 में आए थे। उन्होंने क्या है परमाणु के अंदर है वो आवेश की बात कही थी। लेकिन उसके बाद में है वो रदरफोर्ड आए थे भी। ठीक है, रदरफोर्ड आए थे, और रदरफोर्ड आने के बाद में लगभग रदरफोर्ड है वो 1911 के करीबन आए थे, और 1911 के अंदर है वो उन्होंने एक प्रकार से स्वर्णपत्री प्रयोग किया था भी। और उसके बाद में रदरफोर्ड है वो परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए भी, परमाणु स्थायी किस प्रकार से रहता है उसके बारे में रदरफोर्ड नहीं बता पाए। फिर नील्स बोर आते हैं 1913 के अंदर। नील्स बोर ने कहा भी एक प्रकार से जो परमाणु है, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं वो एक प्रकार से वर्तीय गति के अंदर है वो गति करते हैं भी। और वो क्या है, एक प्रकार से अलग अलग कक्षाओं के अंदर गति करते हैं भी, अलग अलग है वो कक्षाओं के अंदर गति करते हैं। यहाँ पे इन्होंने विविक्त कक्षाओं में, यानी ये देखो विविक्त कक्षाओं का मतलब होता है एक प्रकार से स्थायी ऊर्जा की जो कक्षाएं हैं उसके अंदर है वो एक प्रकार से गति करते हैं। और नील्स बोर ने ही बताया था भी परमाणु किस प्रकार से, परमाणु है वो किस प्रकार से स्थायित्व, यानी परमाणु के स्थायित्व के बारे में, परमाणु के स्थायित्व के बारे में किसने बताया था, नील्स बोर ने बताया था। और नील्स बोर ने ही 4 कक्षाओं का जिक्र किया था भी, यानी कक्षाओं का या फिर इसे बोलते हैं कोष का, कक्षा या फिर कोष का जिक्र किसने किया था, नील्स बोर ने किया था। और कितनी दी थी, 4 कक्षाएं बताई थी, K L और N ये होता है भी इसके अंदर। और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का जो फॉर्मूला था ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 2n की स्क्वायर, n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ, यानी पहली जो कक्षा होगी वो आपकी k कक्षा होगी भी, पहली कक्षा k है, दूसरी कक्षा है वो आपकी l हो जाएगी, और तीसरी जो कक्षा हो जाएगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी, m हो जाएगी, और चौथी जो कक्षा है वो आपकी n हो जाएगी भी। तो इस हिसाब से n का मान पहले 1 रख लो, उसके बाद में यहाँ पे ये k है, ये l है, ये आपका m है, और ये आपका n है। तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो 2 होंगे, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन आपके 8 होंगे, इसमें आपका अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 होंगे, और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो 32 होंगे भी। ये चीजें ध्यान में रखना भी। उसके बाद में नील्स बोर के बाद में है वो 1919 के अंदर है वो सोमरफील्ड आए थे भी, सोमरफील्ड नाम का एक वैज्ञानिक आया था भी। और उन्होंने कहा था भी कक्षा जो आपके एक प्रकार से परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है भी वो एक प्रकार से वर्तीय गति के अंदर ही गति करे, वो क्या है दीर्घवर्त्याकार पथ, जो दीर्घवर्ताकार पथ है, रास्ता है, उसके अंदर भी गति कर सकता है। ये बात किसने बोली थी, सोमरफील्ड ने बोली थी। और सोमरफील्ड ने बोला था भी 4 कक्षाएं तो होती है, लेकिन 4 कक्षाओं के अंदर है वो उपकोष की संख्या भी दी थी, यानी उपकोष की अवधारणा, उपकोष यानी 4 कोष तो होते ही हैं लेकिन 4 कोषों के अंदर उपकोष भी होते हैं। ये अवधारणा किसने दी थी, तो उपकोष की अवधारणा सोमरफील्ड ने दी थी। और SPDF ये 4 इसके क्या है, उपकोष है भी, SPDF, ये चीजें ध्यान में रखना। तो नील्स बोर ने सबसे पहले है वो यहाँ पे परमाणु स्थायित्व के बारे में बताया था, और बोला था भी जो नाभिक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चारों ओर गति कर रहे हैं वो एक प्रकार से क्या है, विविक्त कक्षाओं के अंदर, यानी एक प्रकार से स्थायी ऊर्जा की कक्षाओं के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। विविक्त का मतलब होता है स्थायी ऊर्जा की कक्षाओं के चारों ओर है वो
यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं भी, चक्कर लगा रहे हैं भी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विविक्त कक्षाओं में, यानी एक प्रकार से स्थायी ऊर्जा की कक्षा के अंदर। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, कोशिका में लाइसोसोम की क्या भूमिका होती है। प्रत्येक पेपर के अंदर क्वेश्चन आ रहा है अभी लाइसोसोम से। तो लाइसोसोम को क्या बोलते हैं अभी, पहली बात तो ये है भी, लाइसोसोम को अपन बोलते हैं सुसाइड बैग। इसे क्या बोला जाता है अभी, सुसाइड बैग बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, लाइसोसोम की खोज है वो डी डुब्बे ने की थी। डी डुब्बे नामक वैज्ञानिक ने, डी डुब्बे ने इसकी खोज की, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें आपका एक प्रकार से पाचनकारी अपघटक एंजाइम, पाचनकारी अपघटक एंजाइम है वो पाए जाते हैं भी इसके अंदर, ठीक है। इसीलिए ये क्या है भी स्वयं की, इसीलिए ये क्या है, स्वयं की सेल, जो टूटी फूटी सेल होती है ना, स्वयं की जो टूटी फूटी सेल होती है उसका क्या कर देता है, ये भक्षण कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे लाइसोसोम किससे, कौन बनाता है लाइसोसोम को, तो एक तो ER होता है भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और प्लस में गोल्जी ER और गोल्जी दोनों मिलकर के क्या है, यहाँ पे लाइसोसोम का एक प्रकार से ये बोल सकते हैं विनिर्माण करते हैं भी, ये क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे लाइसोसोम का मुख्य भूमिका क्या होती है, तो उत्पादों का परिवहन करना तो नहीं, उत्पादों का परिवहन करने के लिए यहाँ पे ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। सेल के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट है वो उसका अगर परिवहन करना है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगी, अंतःपर्दवी जालिका। ATP का उत्पादन करना तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है भी, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है ATP का निर्माण करना। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है कोशिका का, ठीक है। विजातीय पदार्थों का पाचन करना, विजातीय का मतलब होता है भी जो एक प्रकार से यानी अलग जाति के जो पदार्थ है उसका एक प्रकार से क्या करना, भी पाचन करना, बिल्कुल सही बात है, भी पाचन करना इसकी मुख्य भूमिका है। भी प्रोटीन का संग्रहित करना, तो प्रोटीन का संग्रहण है वो इसके द्वारा नहीं किया जाता, भी प्रोटीन का संग्रहण है वो इसके द्वारा नहीं किया जाता। तो यहाँ पे C ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक समांतर परिस्थितियों में नीली गैर कजली लौह के साथ जलता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं पिछली कक्षाओं के अंदर। अगर आपको याद है तो यहाँ पे मैंने एक तो नीली है और एक गैर कजली लौह, यानी नीली और गैर कजली का मतलब होता है काजल युक्त, यानी धुआं नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको एक क्लास के अंदर बताया था, वी पीली जो ज्वाला निकलेगी वो किस में निकलती है, तो वो अशुद्ध पदार्थ में निकलती है। भी अशुद्ध जो पदार्थ होता है उसमें पीली ज्वाला निकलती है। और नीली जो ज्वाला निकलेगी, नीली ज्वाला निकलेगी, ये भी मैंने बताया था, वो किसके जलने पर, तो शुद्ध पदार्थ जब कोई जलेगा, शुद्ध पदार्थ है वो जब कोई जलेगा तो उसके अंदर कौन सी ज्वाला निकलती है, तो नीली ज्वाला निकलती है। भी अब यहाँ पे देखो भी, ये जो आपके यहाँ पे ऑप्शन है, इसके अंदर ये जो आपके ऑप्शन है वो आपके असंतृप्त यौगिक के, भी ये आपके क्या है, असंतृप्त यौगिक बोल दो या फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के यहाँ पे एग्जाम्पल है। लेकिन एथेनॉल है, उसमें क्या होता है, असंतृप्त कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिले, वहां पे आपके असंतृप्त होंगे। ये एथेनॉल है वो कौन सी श्रेणी का है, तो ये एल्केन श्रेणी का है। और एल्केन श्रेणी के अंदर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, संतृप्त यौगिक होगा। भी और संतृप्त यौगिक है वो आपका शय से संतृप्त, शय से सिंगल बॉन्ड होता है और शय से शुद्ध होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, शुद्ध है, तो इसीलिए ये क्या होगा आपका नीली और गैर कजली, यानी बगैर काजल के, बगैर कार्बन की ज्वाला के साथ में जलता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में आनुवांशिक विविधता
निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुनिश्चित होती है भी? आनुवंशिक जो विविधता है वो किसके द्वारा सुनिश्चित है, कौन करता है सुनिश्चित? तो युग्मक यानी गैमेट, युग्मक है वो सूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं, तो बिल्कुल गलत बात है अभी, सूत्री विभाजन के द्वारा होता ही नहीं है अभी। ये जो आपके गैमेट बनते हैं वो अर्ध सूत्री विभाजन के द्वारा होता है अभी। सूत्री विभाजन है ये आपका क्या है, एक प्रकार से बॉडी डेवलपमेंट के लिए यानी शरीर के विकास के लिए होता है अभी। ये शरीर के विकास के लिए, शरीर के विकास के लिए होता है, ये चीज आप ध्यान में रखना भी, ठीक है। शरीर के विकास के लिए होता है। और निषेचन शरीर के अंदर होता है, तो निषेचन तो शरीर के अंदर होता है, लेकिन उसमें आनुवंशिक विविधताएं कैसे आती है ये तो कोई पता ही नहीं चल रहा इसके अंदर। तो केवल एक जनन शामिल होता है, तो एक जनन शामिल है वो आपका अलैंगिक जनन में होता है भी। ये आपका अलैंगिक जनन के अंदर होता है। लैंगिक जनन के अंदर है वो दो जीव भाग लेंगे भी, ठीक है। और संतानें है वो दोनों जनकों से जीन प्राप्त करती है, जिसके द्वारा है वो आनुवंशिक विविधता, आनुवंशिक जो विविधता है वो आपकी आएगी। तो इसमें क्या है, दो जीव भाग लेंगे और दोनों ही जीव क्या होंगे, अलग होंगे भी। दोनों ही जीव एक दूसरे से अलग होंगे भी। चीजें समझ में आ गई? ये नहीं है भी सेम होंगे, दोनों जीव अलग होंगे। और जो संतान होगी ना, जो संतान होगी वो अपने माता और पिता दोनों से जीन प्राप्त करेगी भी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन पीछे आया था भी लक्षणों को कंट्रोल कौन करता है, तो लक्षणों को कंट्रोल है वो एक प्रकार से जीन, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कारकों का एक जोड़ा या फिर दो कारक है वो क्या करते हैं, लक्षणों को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि एक तो आपका माता से है और एक पिता से है। चीजें समझ में आ गई? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, धातुओं के विद्युत अपघटनी परिष्करण की प्रक्रिया के दौरान विद्युत अपघट्य से धारा प्रवाहित करने पर से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में विलीन हो जाती है। ये क्वेश्चन है वो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अंदर ये पूछा गया था भी जब अपन क्या करते हैं, धातुओं के विद्युत अपघटनी परिष्करण के द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो जो एनोड पंख बनता है वो कहाँ पे बनता है, एनोड पंख है वो कहां पे बनता है। दूसरी बात है वो जब धातुओं का विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि के द्वारा है वो धातुओं को शुद्ध किया जाता है, तो उस समय है वो अशुद्ध धातु है वो कहां पे ली जाती है और शुद्ध धातु है वो कहां पे ली जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है। देखो भी यहाँ पे जब धातुओं को क्या करते हैं भी विद्युत अपघटनी परिष्करण यानी विद्युत के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करके उसका जब शुद्धिकरण किया जाता है, तो उस समय है वो अशुद्ध धातु होती है वो आपका एनोड पे लिया जाता है। ये चीज ध्यान में रख लेना, एनोड के ऊपर है वो अपन अशुद्ध धातु लेंगे और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है भी। और जो आपकी शुद्ध धातु होती है, जो आपकी शुद्ध धातु ली जाती है, शुद्ध धातु जो आपकी ली जाती है वो कहां पे ली जाती है, तो वो कैथोड पे, वो कैथोड के ऊपर है वो शुद्ध धातु ली जाती है। और कैथोड है वो आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देखो जिस धातु को शुद्ध करना है, यानी अशुद्ध है, तो उसको एनोड पे लिया जाता है और शुद्ध धातु को आप कैथोड के ऊपर लोगे। और जो एनोड पंख बनेगा ना, एनोड पंख बनेगा वो आपका एनोड के नीचे बनता है भी। यहाँ पे इसके नीचे है वो अशुद्धि, यानी अशुद्धि के रूप में जो एक प्रकार से जो जलीय विलयन है उसके अंदर घुलनशील नहीं है, तो घुलनशील नहीं है तो वो एनोड के नीचे है वो एक प्रकार से तली के अंदर जम जाएगी। तो वहां पे एनोड पंख होता है वो कहां पे होता है, तो वो आपका एनोड के नीचे होता है भी। ये चीजें भी आप ध्यान में रखना। तो कैथोड के ऊपर तो शुद्ध धातु होती है भी, कैथोड के ऊपर आपकी शुद्ध धातु ली जाती है, ठीक है। और कैथोड बना होता है वो शुद्ध धातु का बना होता है, और एनोड है वो आपका किसका बना होता है भी, ये आपका अशुद्ध धातु का बना होता है भी, अशुद्ध धातु का बना होता है। और जो आपका एक प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो एनोड से है वो धातु एक प्रकार से जलीय विलयन में घुलती रहती है भी, जलीय विलयन में घुलती रहती है। तो जो आपकी घुलनशील होती है वो तो जलीय विलयन में घुल जाती है अशुद्धि, और जो घुलनशील नहीं है वो आपकी क्या है, एनोड के नीचे है वो एनोड पंख के रूप में एनोड के नीचे तली के ऊपर जम जाती है भी। और यहाँ से जो धातु है वो कहाँ पे चली जाती है, तो वो आपकी कैथोड के ऊपर जो शुद्ध धातु का एक प्रकार से कैथोड बनाया हुआ है तो उसके ऊपर जाके चिपक जाती है भी। चीजें समझ में आ गई? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी यदि लंबा टी और छोटा स्मॉल टी पर प्रभावी है और गोल बीज के अंदर है वो कैपिटल आर
झुर्रीदार बीज में स्मॉल आर के ऊपर है वो प्रभावी है, तो उस पौधे के जीनोटाइप की पहचान कीजिए जो छोटी ऊंचाई, यहाँ पे क्या है, ऊंचाई छोटी है और गोल बीज दर्शाता हो। अब आपको पता है भी यहाँ पे, अब पहली बात तो ये है भी ये कौन सा संकरण है, तो ये आप याद रखना द्विसंकर संकरण है, भी द्विसंकर संकरण, ठीक है, द्विसंकर संकरण है। दूसरी बात ये है भी यहाँ पे अगर मैं स्मॉल टी कैपिटल टी लिखूंगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भी यहाँ पे आपका इसने क्या बोला है भी टी लंबा है और स्मॉल टी है वो छोटा है और स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी है, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका लंबापन, ये आपका लंबापन है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं कैपिटल आर और कैपिटल आर की, तो इसका मतलब क्या है, यानी आर का मतलब क्या, गोलाकार है, तो ये क्या होंगे, आपके गोलाकार होंगे, गोलाकार। देन उसके बाद में यहां पे अगर मैं बात करूं स्मॉल आर और स्मॉल आर, इसका मतलब क्या है, तो स्मॉल आर का मतलब क्या, झुर्रीदार है, तो ये आपका क्या दर्शाएगा, झुर्रीदार दर्शाएगा। देन उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे स्मॉल टी करूं तो इसका मतलब क्या है, ये आपका बोनापन है, भी ये आपका क्या है, बोनापन है। अब इस चीज को समझना आप भी, यहां पे अगर एक कैपिटल आ जाए और एक स्मॉल आ जाए, एक आपका कैपिटल आ जाए एक स्मॉल आ जाए, तो आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे अशुद्ध लंबा। यहां पे जो प्रभावी, अगर कोई भी प्रभावी इसके साथ में आ गया तो इसका मतलब क्या है, अशुद्ध लंबा है, ये आपका क्या है, अशुद्ध लंबा है। इसने बोला है भी छोटी ऊंचाई का होना चाहिए, छोटी ऊंचाई यानी आपका बोनापन होना चाहिए। अब बोनापन कब आ सकता है, जब दोनों स्मॉल हो। अगर इसके अंदर एक कैपिटल आ जाए और एक स्मॉल आ जाए, एक कैपिटल और एक स्मॉल आ जाए, तो क्या ये आपका बोनापन हो सकता है, क्या, कभी नहीं होगा, ये लंबापन ही होगा भी, ये क्या है, लंबापन ही होगा, क्योंकि जो प्रभावी लक्षण है वो अप्रभावी लक्षण को दिखने नहीं देगा भी, तो यहाँ पे लंबापन होगा। तो इसका मतलब दोनों के दोनों क्या आना चाहिए, स्मॉल आना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें दोनों स्मॉल नहीं है तो इसको कैंसिल करो, इसमें भी दोनों स्मॉल नहीं है इसको भी कैंसिल करो, इसमें भी दोनों स्मॉल नहीं है इसमें भी कैंसिल करो। उसके बाद में आपके पास में क्या है, दोनों के दोनों क्या है, स्मॉल है, कैपिटल टी, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका छोटा हो गया यानी बोनापन हो गया। और उसके बाद में गोल होना चाहिए, यानी गोल बीज कब हो सकते हैं, तो गोल बीज है वो आपके पास में जब आपके पास में क्या है, कैपिटल आर क्या हो, कैपिटल आर हो। तो यहाँ पे कैपिटल आर, ये आपके पास में डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई क्या, तो छोटी ऊंचाई का और गोल बीज, तो गोल बीज तो क्या दर्शाएगा, कैपिटल आर को दर्शाएगा, और छोटी ऊंचाई है वो स्मॉल टी को दर्शाता है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना भी 20 न्यूटन का एक नेट, क्षैतिज बल 4 kg के एक बॉल पर, एक ब्लॉक पर जो प्रारंभ में 5 सेकंड तक विराम अवस्था में है, कार्यरत है, ब्लॉक की अंतिम चाल ज्ञात करो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो भी किस प्रकार से करेंगे। यहां पे मेरे को एक तो बल दे दिया इसने, और एक मेरे को क्या दे दिया, बल आपके पास में फोर्स कितना दे रखा है, 20 न्यूटन दे रखा है, 20 न्यूटन। दूसरा मेरे को यहां पे क्या दे रखा है, तो इसने मास द्रव्यमान दे रखा है, मास द्रव्यमान दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 kg दे रखा है, 4 kg दे रखा है। अब यहाँ पे टी समय दे रखा है मेरे को कितना, 5 सेकंड दे रखा है। अब देखो भी मैं आपको बोलूं भी, मेरे पास में फोर्स का जो फॉर्मूला है वो ma है, फोर्स का जो फॉर्मूला है मेरे पास में वो ma है, यानी m द्रव्यमान है और a आपका एक्सीलरेशन यानी त्वरण है। अब यहाँ पे अगर मैं a ज्ञात कर लूं, a बराबर क्या हो जाएगा मेरा यहां से, तो आप बोलोगे सर F बटा m आ जाएगा। चीजें समझ में आई। अब देखो f का मान कितना आपके पास में, तो आप बोलोगे सर 20 है, और m का मान कितना है, मास कितना है आपके पास में, 4 है। तो यहां से आपके पास में एक्सीलरेशन त्वरण कितना निकल के आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चीजें समझ में आई क्या। अब यहां पे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस में u अपॉन में t। कुछ समझे दिया, कुछ समझे दिया। देखो भी v होता है अंतिम वेग, u होता है आपका प्रारंभिक वेग, और t होता है आपका समय। यहां पे इसने क्या बोला है, प्रारंभिक वेग क्या है, ये 5 सेकंड तक विरामावस्था में है। प्रारंभिक वेग आपका क्या है, प्रारंभिक वेग यहाँ पे 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है। a का मान आपके पास में है ही, a का मान अभी निकाला आपने 5 है, बराबर में आपके पास में
प्रारंभिक वेग 0 है, v का मान यहाँ पे आपको ज्ञात करना है और t का मान कितना है तो 5 सेकंड है, तो ये लो भी 5 सेकंड। ये इधर से इधर जाएगा तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास में v का मान है वो v का मान कितना आ जाए 5 5 25 मीटर प्रति सेकंड, ये इसका अंतिम वेग आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका सी जो ऑप्शन है वो आप करेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंदर ये एक हमने साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है वो अपलोड किया है। अभी अगर कोई इच्छुक कैंडिडेट है, इच्छुक कोई बंदा है तो वो इस कोर्स का लाभ उठा सकता है। कोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ भी, ये आपको इस कोर्स के अंदर 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसको लाइन टू लाइन आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाएगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपको ये चीजें समझाई जाएगी। भी आपको पता है भी रेलवे के अंदर है, चाहे वो ग्रुप डी हो, एएलपी हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, उसके अंदर जो साइंस के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं वो लाइन टू लाइन है वो एनसीईआरटी से उठाए जा रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपका ये जो साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है वो यहाँ पे आपका अपलोड किया गया है। इसके अंतर्गत आपको लाइन टू लाइन सॉल्यूशन दिया जाएगा और बताया भी जाएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आने वाला है और ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था भी। ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझाई जाएगी। इसके ऊपर 3-4 क्लासें वो डेमो के रूप में मैंने आपके लिए रखी है, तो आप अगर वो डेमो की क्लासें हैं वो लोगे तो उसमें आप बेहतर जान पाओगे इस कोर्स के बारे में भी। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं भी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर है वो सब कुछ मिल जाए, भी टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाए, तो उसके लिए है वो आपके लिए ये है यानी एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन। अगर कोई बंदा एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशन के अंदर है वो सारे के सारे आपके लिए कोर्स है वो अनलॉक हो जाएंगे, सारे के सारे टेस्ट सीरीज आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, सारे के सारे जो पीडीएफ है, पीडीएफ की जो नोट्स की पीडीएफ है वो अनलॉक हो जाएगी, सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ है वो भी अनलॉक हो जाएगी, और जितने भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितने भी पेपर सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है वो भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और इनकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने की रहेगी। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है अभी। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो ऑफर का लाभ उठा सकता है, बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा अभी। चलो अभी यहाँ पे अगले क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ मैं। अब इसके अंदर आपका अगला ये क्वेश्चन अभी, इसके अंदर आपको बोला गया है भी समभारिकों का कौन सा गुणधर्म सदैव भिन्न होता है, कौन सा गुणधर्म है वो सदैव भिन्न होता है। सम मानी क्या होता है भी, समभारिक, सम मानी क्या होता है समान, सम का मतलब होता है समान, ठीक है, और भारिक का मतलब क्या होता है भार, भारिक का मतलब क्या होता है भार। सम का मतलब समान, भारिक का मतलब भार, यानी वे तत्व जिनके समान भार हो, जिनका परमाणु भार है वो एक प्रकार से क्या हो, या फिर परमाणु द्रव्यमान बोल दो या फिर भार है वो समान होते हैं। तो समभारिक की डेफिनेशन क्या होती है तो वो याद रखना, यानी ऐसे तत्व जिनके परमाणु यानी परमाणु क्रमांक तो भिन्न हो, परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं भिन्न होते हैं, और परमाणु द्रव्यमान है वो समान हो, परमाणु द्रव्यमान है वो समान हो, क्या कहलाते हैं भी आपका, वो आपके परमाणु ये समभारिक कहलाते भी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपका इसी 2024 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, आर्गन का परमाणु क्रमांक ये परमाणु भार है वो 40 होता है, और कैल्शियम का भी कितना होता है भी 40 होता है, लेकिन आर्गन है वो आपका 18 पे आता है और आपका कैल्शियम है वो 20 पे आता है भी। तो ये दोनों के दोनों क्या है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये आपका 2024 के अंदर भी पूछा, 2024 का ग्रुप डी का पेपर है, इसके अंदर भी पूछा गया था। आर्गन 18 नंबर पे आता है और कैल्शियम भी 20 नंबर पे आता है, तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो तो दोनों का अलग अलग है, लेकिन भार दोनों के क्या है भी समान है, द्रव्यमान दोनों के समान है। अब यहाँ पे देखो भी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या वो सदैव भिन्न नहीं होती भी, यानी सदैव भिन्न होना चाहिए है, तो इलेक्ट्रॉनों की कोई जरूरी नहीं है भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो सदैव भिन्न हो। उसके बाद में परमाणु क्रमांक है वो सदैव भिन्न होते हैं भी, इसके परमाणु क्रमांक है समभारिक के परमाणु क्रमांक सदैव भिन्न मिले। एक ही क्रमांक के ऊपर दो तत्व नहीं आ सकते भी, ये चीज ध्यान में रख लेना। एक ही क्रमांक के ऊपर आपने कभी देखा है क्या भी, ये मान लो भी 32 नंबर परमाणु क्रमांक था, उसके ऊपर दो तत्व एक जगह है, कभी नहीं है, यानी सभी का परमाणु क्रमांक है वो अलग अलग है, तो इसीलिए परमाणु क्रमांक अलग होगा भी। न्यूक्लियन की कुल संख्या, न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियन यानी एक प्रकार से नाभिक के अंदर पाए जाने वाले,
न्यूक्लियन का मतलब हो गया अभी नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर, और नाभिक के अंदर आपको पता है भी क्या मिलता है, नाभिक के अंदर है वो प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन मिलता है भी, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ये चीज आप ध्यान में रख लेना, ठीक है, नोट करो इस चीज को। यानी न्यूक्लियन की संख्या, न्यूक्लियन की संख्या, कुल संख्या हमेशा समान रहती है भी। न्यूक्लियन का मतलब क्या है, नाभिक, नाभिक के अंदर है वो क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। मैंने क्या बोला था, द्रव्यमान जिसका समान हो, परमाणु क्रमांक है वो आपका अलग होना चाहिए, तो इसके अंदर है वो द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या है वो सदैव भिन्न होती है, तो द्रव्यमान संख्या सदैव भिन्न नहीं होती, द्रव्यमान तो समान होता है भी इसमें, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके अंदर देखो भी, सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पे भी, प्रिज्म में यदि श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाए तो विक्षेपण हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अभी विक्षेपण का मतलब हो गया भी अलग अलग, यानी 7 रंगों में डिवाइड होना, 7 रंगों में विभक्त होना, विभक्त 7 रंगों के अंदर वो डिवाइड हो जाएगा। जब अपन क्या है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वो 7 रंगों के अंदर है वो गुजर जाता है, 7 रंगों के अंदर डिवाइड हो जाता है, जिसका नाम है VIBGYOR, विबग्योर, ठीक है। उसके बाद में प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण सदैव समांतर होती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अभी प्रिज्म के अंदर नहीं होता ये, इसकी कंडीशन होती है। एक कंडीशन क्या होती है भी, आपतित किरण यानी दोनों के दोनों जो आपकी एक प्रकार से आपतित होने वाली जो परत है वो, और जहां से किरण निकलेगी वो दोनों की दोनों पैरेलल होनी चाहिए। यानी ये जो ऊपर वाली जो परत है, यहां पे क्या है, किरण आएगी इस प्रकार से और यहां से निकल के जाएगी, ये दोनों की दोनों क्या है, पैरेलल होनी चाहिए भी। अगर पैरेलल है दोनों की दोनों समांतर है तो ये कंडीशन है वो लागू हो सकती है भी। प्रिज्म में आपतित किरण निर्गत किरण के सदैव समांतर है, ये आपका क्या है, लागू हो जाएगा। अगर नहीं है, पैरेलल नहीं है, प्रिज्म में पैरेलल थोड़ी ना होती है, प्रिज्म में तो एक त्रिभुज है अभी इस प्रकार से, इसके अंदर कौन सी समांतर है अभी मेरे को बताओ, कोई से भी समांतर नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये जो नियम है वो आपका यहाँ पे लागू नहीं होगा, इसका मतलब ये गलत है। दोनों की दोनों जो आपकी ये सतह होती है वो दोनों समांतर होनी चाहिए भी। विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है, ये बात बिल्कुल सही है, मैंने बहुत बार आपको बताया है भी। यहाँ पे अपन अगर चर्चा करते हैं इस चीज की, विचलन कोण तो बहुत बार पूछा जाता है भी आपका भी, विचलन कोण तो बहुत बार पूछा जाता है। ये लो भी एक प्रिज्म बना लेते हैं अपन, यहाँ पे क्या हो गया भैया, ये एक आपका प्रिज्म है भी, ये प्रिज्म है और इसके ऊपर आने वाली किरण है ये आपतित किरण है भी, ठीक है। ये आपतित किरण है, ये कौन सी किरण हो जाएगी, तो ये आपकी अपवर्तित किरण हो जाएगी, और ये आपकी कौन सी किरण हो जाएगी, ये आपकी निर्गत किरण हो जाएगी। और जब आपतित किरण को क्या है आगे की ओर बढ़ाते हैं तो आपकी आपतित किरण है वो इस प्रकार से जाएगी भी, आगे की ओर हमने बढ़ाया तो आपकी आपतित किरण इस प्रकार से जाएगी, और जो निर्गत किरण है उसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये आपकी निर्गत किरण है और ये इस प्रकार से पीछे की ओर जाएगी। तो यहाँ पे जो एंगल बना वो कौन सा है, तो वो आपका विचलन है, विचलन कोण है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है विचलन कोण किस किस के बीच में बनता है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो आपका कौन सा हो जाएगा, विचलन हो जाएगा। और विचलन कोण इसने बोला है भी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है, ये बात बिल्कुल सही है भी। उसके बाद में प्रिज्म में जब आपतित किरण आधार की ओर आ रही है, यानी जब प्रिज्म में आपतित किरण है वो आधार की ओर आ रही होती है तो निर्गत किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ी जाती है भी। निर्गत किरण ये देखो भी आधार की तरफ, ये प्रिज्म है, प्रिज्म का आधार बेस ये होता है भी। जब आपकी जो आपतित किरण है वो यहाँ पे आ रही है यानी आधार की ओर आ रही है तो उसके बाद में जो आपकी निर्गत किरण है वो क्या हो जाएगी, तो निर्गत किरण है वो आपकी आधार की ओर मुड़ जाएगी। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका गलत कौन सा है, ये गलत है। और इसके लिए दोनों की दोनों सतह है वो आपकी समांतर होनी चाहिए, तभी है वो ये समांतर हो सकती है, बाकी समांतर नहीं होगी भी। तो बी ऑप्शन इसमें गलत है, भी गलत बताना था आपको। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी
एक समान गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये तो आप बता सकते हो, पढ़ के भी बता सकते हो भी। एक समान गति के अंदर है वो त्वरण आपका शून्य होता है, बिल्कुल सही बात। तभी यानी त्वरण क्या होता है? तो वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर। अगर वेग के अंदर है वो परिवर्तन हो रहा है तो वहां पे आपका त्वरण है, अगर वेग में परिवर्तन नहीं है तो आपका त्वरण शून्य हो जाएगा। तो एक समान गति है, एक समान गति है तो वेग के अंदर परिवर्तन हो ही नहीं सकता, और वेग के अंदर परिवर्तन नहीं होगा तो इसका मतलब आपका वहां पे त्वरण है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा भी। उसके बाद में गति समय के साथ, गति है वो समय के साथ लगातार बदलती रहती है। तो गति समय के साथ लगातार बदलती रहती तो वो आपकी एक समान गति थोड़ी ना होती। समय के साथ में लगातार चेंज होती रहती है तो वो आपकी क्या है? वो आपकी गति एक समान नहीं होगी, ये चीज ध्यान में रख लेना। उसके बाद में वेग है वो आपका अपरिवर्तित है, ये बात बिल्कुल सही है भी। वेग है वो आपका अपरिवर्तित है, वेग परिवर्तित नहीं है तो इसका मतलब आपका त्वरण शून्य है, ये बात बिल्कुल सही है। वेग अपरिवर्तित है। और पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, इसका मतलब है वे पिंड ने 5 सेकंड के अंदर है, पिंड ने 5 सेकंड के अंदर अगर 10 मीटर की दूरी तय की है तो वो आगे वाली 5 सेकंड के अंदर भी 10 मीटर दूरी तय करेगा, आगे वाली 5 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करेगा। तो समान समय अंतराल के ऊपर है वो समान दूरी तय करता है, तो ये भी बात एकदम सही है, एक समान गति की। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षक इस बात की पुष्टि करता है कि कोई विलयन अम्लीय है? अब यहां पे देखो भी कौन सा है जो कि ये बताता है भी कोई विलयन है वो अम्लीय है। अम्लीय विलयन के अंदर है वो आपके पास है मेथिल ऑरेंज, ये आपका कृत्रिम सूचक है, लैब के अंदर तैयार किया गया है भी। मेथिल ऑरेंज है वो लैब के अंदर तैयार किया गया है। फिनोफथेलिन है ये भी आपका लैब के अंदर तैयार किया गया है। याद रखना मेथिल ऑरेंज है ना, ये आपका अम्ल के अंदर है वो लाल रंग देता है। मेथिल ऑरेंज है वो अम्ल में लाल रंग देगा, और क्षार के अंदर है वो ये आपका पीला रंग देता है। तो यहाँ पे मेथिल ऑरेंज है वो अम्ल के अंदर लाल रंग देता है, बिल्कुल सही बात है। फिनोफथेलिन है ना, ये अम्ल के अंदर रंगहीन रहता है भी, अम्ल के अंदर कोई रंग नहीं देता भी। लेकिन ये क्षार के अंदर है वो आपका क्या देगा? गुलाबी रंग देगा भी, क्षार के अंदर गुलाबी रंग देगा। और लिटमस है वो क्या करता है? लिटमस क्या करता है? तो आपको मैंने बताया था अनिल यानी लिटमस क्या करता है? तो ऐसे अम्लीय माध्यम के अंदर वो नीले को लाल करता है, तो ये आपका लाल कर रहा है। यहाँ पे इसने यही बोला भी कोई विलयन अम्लीय है, तो अम्लीय विलयन के अंदर है वो लिटमस लाल होगा, और फिनोफथेलिन है वो आपका रंगहीन होगा, और मेथिल ऑरेंज है वो आपका लाल होगा, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपके लिए लिख देता हूं, ये आपका मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज ये कृत्रिम सूचक है, ये भी ध्यान में रखना भी। ऑरेंज ये क्या करता है? क्षार के अंदर, क्षार में क्या करेगा अभी, और अम्ल के अंदर क्या करेगा? तो अम्ल का तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्षार के अंदर है ये पीला रंग देगा भी, ये ध्यान में रखना। और यहाँ पे ये क्या देगा? अम्ल के अंदर है वो लाल रंग देगा भी। देन उसके बाद में यहाँ पे फिनोफथेलिन, फिनोलफथेलिन ये भी आपका कृत्रिम सूचक है भी, ये भी आपका क्या है? कृत्रिम सूचक है। और ये क्या है? ये आपका क्षार के अंदर गुलाबी रंग देगा, ये ग्रुप डी 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, गुलाबी रंग देगा। और यहाँ पे ये क्या रहेगा? रंगहीन रहेगा भी, रंगहीन यानी कोई रंग नहीं देगा भी, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं लिटमस की। लिटमस लाइकेन से निकाला जाता है, ठीक है। तो लिटमस है वो लाइकेन से निकाला जाता है, और लाइकेन है वो किसका पादप है भी? थैलोफाइटा वर्ग का समूह का जो पादप है ये एक प्रकार से। तो लिटमस है वो आपका क्षार के अंदर क्या करेगा? ये नीला रंग देगा भी, क्षार के अंदर नीला रंग देगा, और यहाँ पे लाल रंग देगा भी। उसी प्रकार से अपन हल्दी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हल्दी है वो आपका प्राकृतिक सूचक है भी, ये आपका लिटमस है ये भी प्राकृतिक सूचक है, हल्दी भी प्राकृतिक सूचक है। हल्दी है वो क्षार के अंदर कैसा रंग देगी? तो क्षार के अंदर है वो आपकी लाल हो जाएगी भी, क्षार में लाल हो जाएगी। और वहां पे यानी इसमें आपका ये अम्ल में पीली हो जाएगी भी, अम्ल के अंदर, ये क्षार के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद में लाल पत्ता गोभी है, ये क्या करती है? तो गोभी खोद देगी भी। ये आपका यहाँ पे हरा रंग देगी, और यहाँ पे ये लाल है तो लाल देगी भी, लाल है तो लाल देगी, तो ठीक है। तो अम्ल के अंदर ये लाल रंग देती है, लाल पत्ता गोभी। ये आपका हल्दी है और लाल पत्ता गोभी है, और लिटमस है ये आपके क्या है? प्राकृतिक सूचक है भी, ठीक है।
तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से प्लास्टिड वाले वर्णक पौधों को पीला, नारंगी और या लाल रंग प्रदान करते हैं। यहां पे देखना ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, ठीक है। और यहां पे आपका क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट किसे कहते हैं, तो इसे बोलते हैं वर्णी लवक, इसे क्या बोला जाता है, वर्णी लवक कहा जाता है। और आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को अपन क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हरित लवक, हरित लवक। चीजें समझना, यहां पे आपके पास में अवर्णी लवक का ये क्या करता है, तो ये आपका भोजन का संग्रह करता है, ये भोजन का संग्रह करता है, ठीक है, एक जगह स्टोर करके रखता है। वर्णी लवक है, ये क्या करता है, ये रंग प्रदान करता है, ये आपका रंग प्रदान करता है। पौधे के जो विभिन्न रंग होते हैं, एक प्रकार से फूल के विभिन्न रंग होते हैं, तो वो आपके वर्णी लवक के कारण होते हैं। हरित लवक है, ये आपका भोजन बनाता है, ये आपका भोजन बनाने का कार्य करता है, बनाने का कार्य करता है, भोजन बनाने का कार्य करता है। देन उसके बाद में अवर्णी लवक है ना, आपका अवर्णी लवक है, ये फिर आपके 3 प्रकार के होते हैं भी, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। ये है वो क्या करता है, एमाइलोप्लास्ट है वो कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करता है भी, ये कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करेगा, यानी इकट्ठा करेगा इसको। देन उसके बाद में अपन बात करते हैं इलियोप्लास्ट है, वो लिपिड का संग्रह करेगा। देन उसके बाद में प्रोटीनोप्लास्ट है, ये आपका प्रोटीन का संग्रह करेगा, ये चीज आप ध्यान में रखना। देन उसके बाद में अपन बात करते हैं वर्णी लवक की। यहाँ पे वर्णी लवक है, तो आपका जो वर्णी लवक है ये क्या करता है, रंग प्रदान करता है भी। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ टमाटर जैसा लाल, यानी टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपिन के कारण होता है भी, लाइकोपिन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है भी। यानी टमाटर के अंदर है वो कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है, कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है जिसके कारण उसका लाल रंग होता है, तो लाइकोपिन के कारण है वो टमाटर का रंग लाल होता है। गाजर का रंग लाल कैसे होता है, गाजर का लाल रंग है वो केरोटिन के कारण होता है भी, केरोटिन के कारण होता है। चकुंदर में कौन सा पाया जाता है, चकुंदर के अंदर कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है, तो बिटेनिन पाया जाता है भी, ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करते हैं अपन आपका जेंथोफिल में कौन सा पाया जाता है भी, जेंथोफिल, यानी जो आपके पीले पुष्प है, पीले पुष्पों में कौन सा पाया जाता है, तो जेंथोफिल पाया जाता है भी, जेंथोफिल, ये चीज आप ध्यान में रखना। और आपका जो सेब होता है, सेब का जो रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है भी, एंथोसाइनिन के कारण होता है, ये चीजें ध्यान में रखना, ये कई बार पूछ ली जाती है भी। तो टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है वर्णी लवक, गाजर में केरोटिन वर्णी लवक पाया जाता है, चुकंदर के अंदर बिटेनिन वर्णी लवक पाया जाता है, पीले पुष्प के अंदर है वो पीला रंग होता है वो आपका जेंथोफिल के कारण वर्णी लवक होता है, और सेब के अंदर है वो एंथोसाइनिन वर्णी लवक होता है। ये चीज ध्यान में रखना। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। और क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, एक प्रकार से रंग प्रदान करना, जिसे अपन बोलते हैं अपन वर्णी लवक बोलते हैं भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी यहाँ पे आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये बात आपकी 12 नंबर चैप्टर के अंदर 10वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है उससे उठाई गई है भी। अब देखो भी क्षेत्र रेखाएं ध्रुव पर प्रतिच्छेदी होती है क्या, एक दूसरे को काटती है क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी काटती नहीं है भी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो बहुत एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ये मैं आपको जब कोर्स के अंदर चैप्टर करवा रहा हूं उसके अंदर मैंने बढ़िया तरीके से बताया था। अभी ये क्वेश्चन आएगा इस तरीके से सही गलत के अंदर पूछेगा, और ये देख लो पूछ लिया। अब यहाँ पे देखो भी चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं, चुंबक के अंदर है वो उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती है क्या। यहाँ पे चुंबक है, ये लो आपकी चुंबक, इस चुंबक के अंदर ये आपके पास में क्या है, नॉर्थ है, और ये आपके पास में क्या है, साउथ है। अब अंदर कहां से कहां,
बाहर की अगर मैं बात करता हूं तो बाहर तो आपकी क्या है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हुई, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, लेकिन अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर आती हुई, साउथ से आपकी नॉर्थ की ओर आती है। ये बोलता है भी चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है भी, उत्तर से दक्षिण की ओर बाहर करती है भी। जहां रेखाएं पास पास होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है भी। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां पे पास पास होगी वहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बहुत ही प्रबल होगा भी, बहुत ही क्या होगा, प्रबल होगा, दुर्बल नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा, प्रबल होगा भी। और सबसे प्रबल है वो कहां पे होता है, ध्रुव के ऊपर होता है भी, ध्रुव के ऊपर है वो सबसे प्रबल होता है भी। चीजें ध्यान में रखना, मजबूत होता है। चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखाएं है वो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती है, तो ये बात बिल्कुल सही है भी। बाहर तो उत्तर से दक्षिण की ओर और अंदर है वो आपका दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। और जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होता है, प्रबल होता है, मजबूत होता है भी, ठीक है। और ध्रुवों के ऊपर है वो सबसे ज्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा आपको। आगे चलो मैं नेक्स्ट देखो भी, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों और जैव विविधता के संरक्षण का प्रमुख लक्ष्य क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे प्रमुख लक्ष्य क्या है भी, तो राष्ट्रीय उद्यानों का विस्तार करना, या फिर वनों के अधिक औद्योगिक उपयोग की अनुमति देना, या फिर पर्यटन को बढ़ावा देना, या फिर विरासत में मिली जैव विविधता का संरक्षण करना। बिल्कुल सही बात है भी, ये बात बिल्कुल सही है, आपका डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। जैव विविधता के संरक्षण का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है, प्रमुख लक्ष्य क्या होता है भी, जो विरासत में मिली है, जो प्रकृति ने खुद आपको दी है, विरासत में मिली है, उसको संरक्षण करना, उसको एक प्रकार से बचाना, ये आपका मूल कर्तव्य होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। आगे देखो भी नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कार्बन यौगिक नहीं माना जाता। कार्बन यौगिक होते क्या है भी, कार्बन यौगिक होते क्या है, वह यौगिक, कार्बन यौगिक किसे कहते हैं, वह यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं कार्बन यौगिक। यानी वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उससे कार्बनिक यौगिक बोला जाता है। तो यहाँ पे आपके पास में सोडियम कार्बोनेट है, ये आपका क्या है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर यौगिक नहीं बना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक प्रकार से सोडियम कार्बोनेट, ये आपका कार्बनिक यौगिक नहीं है भी, ठीक है ना। और इसके अंदर अगर मैं सोडियम कार्बोनेट है आपके पास में Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट के अंदर अगर मैं 10 जल के अणु मिला दूं तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये आपका धावन सोडा बन जाएगा भी, ये आपका धावन सोडा बन जाएगा। ये चीज भी आप ध्यान में रखना। यहाँ पे एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल CH3COOH होता है और इसका लगभग 5 से 6% विलियन है वो क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है भी, सिरका कहलाता है। ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। और ये आपका मेथेन है, एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य है भी ये, ठीक है। और ये आपका एथेनॉल है, ये आपका एथेनॉल है एक प्रकार से एथेन से, जिसमें एल्कोहल प्रकार्यात्मक समूह मिला हुआ है भी, OH एल्कोहल समूह यहाँ पे मिलाया गया है इसके अंदर। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है और जीवाश्म ईंधनों के दहन पर उत्पन्न होती है। तो बताओ भी, सबसे ज्यादा अगर अपन बात करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के अंदर सबसे ज्यादा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है भी, CO2 सबसे ज्यादा, देन उसके बाद में CH4 मेथेन, उसके बाद में आपके पास में हो जाएगी ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और उसके बाद में N2O नाइट्रस ऑक्साइड, और उसके बाद में आ जाएगा आपका जलवाष्प। ये ध्यान रखना, जलवाष्प है वो भी आपका क्या है, इस N2O के आगे आएगा भी। तो ये चीजें ध्यान में रखना। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो योगदान देता है लगभग 60% जो योगदान दे रहा है वो कौन दे रहा है, तो ये आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है भी ग्रीन हाउस प्रभाव के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये A ऑप्शन हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक प्रकार से क्या है, जीवाश्म को जलाने पर, जीवाश्म को दहन करने पर हमें प्राप्त होती है भी, और ये इसका क्रम होता है भी, ये चीज ध्यान में रख लेना भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है,
एक वस्तु को सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह अधिकतम 20 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। यदि हम g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लें तो उस वस्तु को फेंके जाने के समय उसकी प्रारंभिक चाल कितनी थी, ये आपको बताना है। मेरे को ये बताओ भी, मैंने क्या है भी, एक वस्तु है उसको ऊपर की ओर फेंका, ऊपर की ओर फेंका तो उसने अधिकतम हाइट ग्रहण की और उसके बाद में यहाँ पे ये मान लो भी यहाँ तक उसने अधिकतम हाइट ग्रहण की, यानी 20 मीटर यहाँ तक हो गया, इस हाथ तक, ठीक है। और यहाँ तक आते ही उसका जो अंतिम वेग है वो मेरे को बता दो क्या हो जाएगा। तो सर जी अंतिम वेग तो 0 हो जाएगा, अंतिम वेग यहाँ पे आपका 0 हो गया ना। अब देखो, अब मैंने ऊपर की ओर जब कोई वस्तु फेंकी तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, मैंने ऊपर की ओर कोई वस्तु फेंकी तो गुरुत्वीय त्वरण है वो विपरीत जा रहा है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मतलब होता है भी नीचे की ओर खींचना, और हम गेंद को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो इसका मतलब आपका गुरुत्वीय त्वरण है वो माइनस हो गया। भी जब कोई वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है, जब कोई गाड़ी है वो चलती जा रही है और उसको अचानक ब्रेक लगा देंगे तो वहां पे आपका गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। जब मैंने वस्तु को ऊपर की ओर फेंका तो गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध कार्य कर रहा है, ये गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध कार्य कर रहा है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल है वो नीचे की ओर लगता है, लेकिन मैंने ऊपर की ओर फेंका है तो वो विरुद्ध कार्य करेगा, तो इसका मतलब वहां पे आप नेगेटिव लोगे। तो यहाँ पे तीसरा नियम लगा दो। तीसरा नियम क्या बोलता है, 2as बराबर में v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, ठीक है। अब ये भाई साहब तो 0 है, ये भाई साहब तो 0 है, मैंने बता दिया अधिकतम हाइट पे जाकर के अंतिम वेग 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये भाई साहब है वो आपका जो त्वरण है, जो आपका त्वरण है वो माइनस में लोगो, क्योंकि आपने क्या किया है, त्वरण के विरुद्ध कार्य किया है। तो यहाँ पे ये लो भी 2 इंटू त्वरण आपका कितना है, तो ये रहा भी त्वरण, तो माइनस का 10 इंटू एस का मान कितना है, एस का मान ये रहा भी, एस आपकी क्या होती है, हाइट होती है एक प्रकार से, दूरी कितनी है 20 मीटर है, तो ये लो 20 मीटर बराबर में आपके पास में क्या है वी स्क्वायर, ये भाई साहब 0 है ही। अब देखो भी सॉरी अब ये भाई साहब तो 0 है और यहां पे आपके पास है माइनस का यू स्क्वायर, ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है भी। अब देखो भी इसके अंदर क्या है भी, आपको प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है। यहां पे ये क्या हो जाएगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा 20 2 40 और ये आपके पास में माइनस का कितना बन जाएगा 400 बराबर में माइनस का यू स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यहां से स्क्वायर हटाएंगे, इसके ऊपर क्या लग जाएगा रूट, तो आपके पास में u बराबर क्या आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। चीजें समझ पाए क्या, तो आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट, ये लो, एक ही पदार्थ के दो तारों की लंबाई समान है लेकिन उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो 1:4 है, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, तो दोस्तों प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर में होता है L/A, ये होता है भी, और यहाँ पे लंबाई समान है तो लंबाई को कांस्टेंट मान लो भी, लंबाई आपकी क्या है भी समान है, कांस्टेंट मान लो। लेकिन जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया का जो यहाँ पे क्षेत्रफल है वो क्या है, इसका अनुपात अलग अलग दे रखा है, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ ना, R बराबर क्या हो जाए 1/A, ये लिख सकता हूँ। और A का जो अनुपात मेरे को दे रखा है वो कितना दे रखा है, यहाँ पे कहाँ पे गया वो, ये रहा 1.4 है। तो पहली कंडीशन में ये मेरे पास में R1 आ गया, पहली कंडीशन में देखो भी ये R1 बराबर में मेरे पास में क्या है 1/A है, और अपोन में ये मेरे पास में क्या है R2, ये मेरे पास में R2 है, और R2 बराबर क्या है 1/A है। चीजें समझ पाए। अब देखो भी यहां पे जो इसका अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, ये 1, और इसका जो अनुपात नहीं, यहां पे ये मान इस प्रकार से है। अब आप क्या बोलोगे, आप यहां पे ये चीजें चेंज हो जाएगी, चीजें चेंज होगी तो ये क्या होगा R1 अपोन में R2, ये भाई साहब नीचे है ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये भाई साहब नीचे है ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा, इसको मैं नाम दे दूं क्या, इसको A1 दे दूं, इसको A2 दे दूं, तो ये पास आपके पास में हो जाएगा A2 अपोन में A1, A2 अपोन में A1, इस प्रकार से हो जाता है ना, जिस प्रकार से देखो भी 2/5 और अपोन में आपके पास में 4/3 है, तो इसको क्या लिखोगे आप, इसको आप लिखते हो 2/5 इंटू 3/4, यही तो लिखते हो, और यही मैंने लिखा है भाई यहाँ पे, ठीक है। अब A1 का मान कितना है, तो A1 का मान, A2 का मान, ये आपके पास में A1 का मान था और ये आपके पास में A2 का मान है, तो ये आपके पास में 4
बट्टा 1, तो यहाँ पे प्रतिरोधों का जो अनुपात आएगा वो 4:1 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंग के आयाम को सटीक रूप से परिभाषित करता है? तो ये भी स्टार्टिंग के 2-3 पेपरों के अंदर आया था भी आयाम वाला सिस्टम। देखो भी आयाम क्या होता है, तो आयाम है वो इस प्रकार से यहाँ पे एक तरंग बनाऊं में, ये आपके पास में तरंग का आयाम है भी, ये क्या है? तरंग का आयाम है। अब देखो भी यहाँ पे ये इसकी क्या है? मिड वैल्यू है, ये इसकी क्या है? मिड वैल्यू है। तो इसने बोला है भी कौन सा विकल्प तरंग के आयाम को सटीक रूप से परिभाषित करता है। तो यहां से जितना ज्यादा आयाम का मतलब होता है भी एक प्रकार से कंपन, यानी कंपन का माध्य स्थिति से विचलन, कंपन का ये आपका यहाँ पे मान लो भी यहाँ पे आपका कंपन है, यहाँ पे आपका कंपन है, और जब आपने क्या है भी एक प्रकार से आवाज लगाई तो आपकी जो ध्वनि की जो तीव्रता है, ध्वनि की तीव्रता और ध्वनि की ऊर्जा है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका आयाम। या फिर ये बोलूं भी आपका जो आयाम के ऊपर डिपेंड कौन करता है? ध्वनि की तीव्रता और ध्वनि की ऊर्जा। जितनी ज्यादा आपका ध्वनि का आयाम होगा उतनी ही ज्यादा है वो आपकी ध्वनि की ऊर्जा होगी और उतनी ही ज्यादा आपकी ध्वनि की तीव्रता होगी। यानी यहाँ पे ये जो कंपन है ना, इस मध्य स्थिति से इतना इधर गया है और इतना ही इधर आया है, ये आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका आयाम कहलाता है। जितना ऊपर जाएगा आयाम उतनी ही आपकी ध्वनि की ऊर्जा ज्यादा होगी और उतनी ही आपकी ध्वनि की तीव्रता ज्यादा होगी। चीजें समझ पाए? अब यहाँ पे आपके पास में ये आयाम है, यानी ये जो कंपन की माध्य स्थिति से इधर उधर होने की मध्य स्थिति से एक प्रकार से मध्य स्थिति से गमन, एक प्रकार से इधर उधर मध्य स्थिति से विचलन, यानी कंपन का मध्य स्थिति से विचलन है, वो क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है भी। अब यहाँ पे देखो भी दो क्रमागत, इसने क्या दिया है? दो क्रमागत शिखरों के बीच की दूरी। ये देखो भी दो क्रमागत शिखर है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, उन दोनों के बीच की दूरी मैंने आपको बताई थी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। हमेशा तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है भी। दो क्रमागत शिखरों के बीच की दूरी या फिर दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी है, वो हमेशा क्या कहलाती है आपकी? ये इन दोनों के बीच की दूरी है वो हमेशा तरंग दैर्ध्य कहलाती है भी। ये आपकी तरंग दैर्ध्य होगी, ये चीज आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे है प्रति सेकंड कंपनों की गति, प्रति सेकंड यानी एक सेकंड के अंदर कितने कंपन हुए हैं, वो आपकी आवर्ती कहलाती है। वो आपकी क्या कहलाती है? आवर्ती। ये आपकी आवर्ती फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जिसे एच जेड हर्ट्ज के अंदर है वो मापा जाता है। उसके बाद में कण का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, ये रहा आपका, ये आपका आयाम, यानी कण का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, यहां से कितना विस्थापन हुआ है, यहां से इधर कितना विस्थापन हुआ, मध्य स्थिति से इधर कितना विस्थापन हुआ है, वही आपका क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। और जितना ज्यादा आयाम होगा उतनी ही आपकी ध्वनि की तीव्रता और ऊर्जा है वो ज्यादा होगी भी, ठीक है। एक प्रकार से ये बना दूं मैं, ये मेरे को ये बताओ भी ये ऊर्जा कैसी है? ये एक प्रकार से कम ध्वनि है, एक प्रकार से ये बोल सकते भी। इसकी जो ध्वनि की तीव्रता है वो भी बहुत कम है और ध्वनि की ऊर्जा है वो भी बहुत कम है। आप आयाम के ऊपर डिपेंड करता है ये चीजें। और वह चाल जिससे तरंग गमन करती है तो वो तरंग का वेग कहलाता है। तरंग का वेग कहलाएगा, ये चीज आप ध्यान में रख लेना भी। आगे चलूं मैं, आगे देखो भी नेक्स्ट है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक मशीन टी सेकंड में W जूल कार्य करती है तो मशीन की शक्ति P वाट निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा, ये आपको बताना है। देखो भी शक्ति बराबर क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। ये चीज आप ध्यान में रख लेना, ये फॉर्मूला होता है शक्ति का। शक्ति बराबर का क्या होता है? कार्य बटा समय। शक्ति क्या आपके पास में P पावर है और यहाँ पे कार्य क्या है? W जूल है, कार्य है वो आपके पास में W जूल है और समय क्या है? T सेकंड के अंदर है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा? T। तो ये आपके पास में कार्य, ये शक्ति का फॉर्मूला होता है। तो देख लो भी यहाँ पे कौन सा है, तो ये रहा आपका P बराबर W बटा T। P बराबर है वो W बटा T, बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे। आगे देखो भी, ये लो, ये है आपका एक परमाणु में 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन है। तो उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितनी है? अभी मैं बता के आया हूं इसी क्लास के अंदर। देखो भी आपको पता है भी द्रव्यमान संख्या
द्रव्यमान संख्या को आप क्या लिखते हो, ए लिखते हो भी, ठीक है। और द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन का योग है, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है द्रव्यमान संख्या कहलाती है भी। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं भी, 11 है, और न्यूट्रॉन कितने हैं, प्लस में 12 है, तो बराबर में आपके पास में 23 है, वो उसकी क्या हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा भी। हमेशा याद रखना, जैसे मैं लिखूं आर्गन यानी AR18, मैंने 18 यहाँ पे लिख दिया और 40 यहाँ पे लिख दिया, तो नीचे जो हमेशा लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, तो वो आपका परमाणु क्रमांक लिखा जाता है भी हमेशा, ठीक है। पैरों के अंदर परमाणु क्रमांक लिखा जाता है, और ये जो ऊपर लिखा जाता है वो हमेशा द्रव्यमान होता है भी, वो आपका क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होती है। ये चीज आप ध्यान में रख लेना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, चीजें ध्यान में होनी चाहिए, नोट कर लो। तो ये थे आपके क्वेश्चन भी, और ये आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। प्रत्येक चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। एक बार मैं आपको पहले क्वेश्चन के ऊपर और लेके चलता हूँ भी, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि उसमें अगर आपको चीज़ें पता नहीं है, ये चीज़ें पता होनी जरूरी होती है भी। इसकी कंडीशन होती है 6 टोटल, अवतल दर्पण की 6 कंडीशन होती है। 6 कंडीशन के अंदर एक ऐसी कंडीशन आती है जिसके अंतर्गत आप जब दर्पण को क्या रखते हो, जो वस्तु है उसको आप वक्रता केंद्र के ऊपर रखते हो, तो उसका फोकस वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनेगा भी, उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनेगा। जितने साइज की वस्तु है उतने ही साइज का आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले से निकालने की कोई जरूरत नहीं है आपको पता है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये चीज आपको पता है, ठीक है। अब फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, और 30 के ऊपर आपको वस्तु रखी गई है, तो इसका मतलब वक्रता केंद्र पे रखी गई है, तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र के ऊपर बनेगा, और वक्रता केंद्र के ऊपर बनेगा तो इसका मतलब है भी वहां पे आपका साइज है वो भी समान होगा, और क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया भी, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के हमेशा सामने बनता है, और सामने की सारी दूरियां अपन किस में कैलकुलेट करते हैं, नेगेटिव में, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव 30 आ गया भी। चीजें समझ में आई। तो आज की क्लास में इतना भी, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।